हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई। हमारा प्रतिज्ञा नीट के लिए 2025 के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा था, हम धीरे धीरे उसकी समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारा एफएलटी 7 था। अब इसके सॉल्यूशंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी सब्जेक्ट हिंदी मीडियम के। सो लेट अस स्टार्ट। ये एक और फुल सिलेबस टेस्ट था, जिसके बाद एक फुल सिलेबस टेस्ट और रहेगा आप लोगों का। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी में इस टेस्ट सीरीज से सहायता मिली है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। आरएनए प्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कूट लेखन कर सकता है। तो ये कथन सत्य है। हम जानते हैं आरएनए प्रोटीन कूट लेखन के लिए काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया डीएनए से उत्पन्न हुई है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया उत्पन्न कहां से हुई, इस बात पे सवाल पूछा गया है। तो संश्लेषण की प्रक्रिया तो आरएनए और इससे हुई है, ठीक है ना। प्रोटीन का अनुवांशिक कूट कहाँ है ये पूछा जाता तो हम बोलते हैं कि डीएनए में है। तो इसमें पहला कथन सत्य और दूसरा गलत है। तो कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। गलत पूछा है भैया, है ना। ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और सभी सजीवों में मिलता है, तो ये कथन तो सही है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है, ये कथन भी सही है। पीजीएल के 2 उपापचय समतुल्य 2 हाइड्रोजन अणु पृथक होकर NAD+ के 1 अणु में स्थानांतरित होता है, ये भी बात सही है। फिर पीजीएल अपचयित होता है और यह बीपीजीए में परिवर्तित हो जाता है, नहीं, ये बात गलत है। तो आपका आंसर होना चाहिए डी। हाँ भाई, ये प्रक्रिया दिखाई गई है। एक 2 H2O टूट रहे हैं और टूटने के बाद में 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन का अणु दे रहे हैं। तो हम जानते हैं ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्रेना के अंदर जल का प्रकाश अपघटन होता है, प्रकाश विघटन होता है। तो ये प्रक्रिया कौन सी है? जल विघटन सम्मिश्र में जो pH2 से संबंधित होता है। बिल्कुल ठीक बात है। जल विघटन सम्मिश्र में जो pH1 से संबंधित होता है, नहीं, यहाँ pH2 होना चाहिए था। जल विघटन सम्मिश्र में जो कि क्लोरोप्लास्ट की बाहरी झिल्ली से संबंधित है, बाहरी झिल्ली से नहीं, ये थाइलाकोइड की झिल्ली से संबंधित है। जल विघटन सम्मिश्र में जो कि क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली, इससे भी नहीं। तो आपका आंसर हो जाता है ए। तीसरे का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है ना। तो ये लैक ओपेरॉन से संबंधित दिख रहा है। इसमें लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज उत्प्रेरक है। आइजीन क्या है, तो आइजीन हमेशा व्यक्त होता रहता है, कॉन्स्टिट्यूटिव। परमीएज पारगम्यता बढ़ाता है। ए जीन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ठीक है। तो इसमें आंसर होना चाहिए ए का 3, यही है, एक से ही आंसर आ गया। आंसर होना चाहिए आपका बी, 94 का बी। नेक्स्ट, सही कथनों का चयन कीजिए। पूर्वावस्था में समसूत्री तर्कु के एकत्रण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो ये कथन तो सही है। पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज में समसूत्री तर्कु यानी स्पिंडल एपरेटस या स्पिंडल फाइबर, ये सब एकत्रण की प्रक्रिया चालू कर लेते हैं ताकि मेटाफेज में जाके क्रोमोसोम इनसे बन जाए, तो सही हो गया। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण द्विपट्ट, द्विपट्ट कहते हैं किसको? द्विपट्ट कहते हैं डाइकाइनेसिस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्स आकार की संरचना का निर्माण पारगति क्रम के दौरान होता है। पारगति क्रम का मतलब क्या हुआ? ये डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में दिखाई देते हैं, बन तो पहले ही चुके रहते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। पश्चावस्था में समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। पश्चावस्था एक मतलब एनाफेज 1, एनाफेज 1 में समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, ये बात सही है। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है, यहां तक तो ठीक है। एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है, उसे टीलोमरेज कहते हैं, तो टीलोमरेज नहीं यहां आना चाहिए था, रिकॉम्बिनेज। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया आपका।
तो हमारे पास सही कथन कौन कौन से आ गए, ए और डी, तो आंसर आना चाहिए ए में हमारे पास में आंसर है ए और डी। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये प्रक्रिया दी है, पुनर्योजी डीएनए तकनीक में अनुपस्थित चरणों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो चरण है उनका क्रम ज्ञात करना है, किसके बाद क्या आना चाहिए। डीएनए का पृथक्करण किया, ठीक है, निकाल लिया। फिर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थल पर कट लगा लिया। कट लगाने के बाद प्लाज्मिड और विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जाता है, लेकिन उसके पहले हम उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं वांछित जीन का। फिर उसके बाद उसमें डालते प्लाज्मिड के साथ उसको जोड़ दिया जाता है लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करके, और फिर उसको कोशिका में डाला जाता है। तो आइए देखें कौन कौन से स्टेप यहाँ दिए हैं। पहला डीएनए का पृथक्करण है, ये ठीक दे दिया। फिर प्रतिबंधित द्वारा काट लगाना, ये भी ठीक दे दिया। चौथा दे दिया पोषक कोशिका में पुनर्योगी डीएनए का अंतः प्रवेश, ये भी ठीक दे दिया। अब बीच वाले स्टेप का पता लगाना है। तो आधारित जो उपलब्ध ऑप्शन है उनके आधार पे वांछित जीन का पीसीआर द्वारा विस्तारण, वांछित जीन का अपकेंद्रण द्वारा विस्तारण, तो ये गलत हो गया, अपकेंद्रण नहीं होता। वांछित जीन का प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस द्वारा विस्तारण, इसमें भी नहीं, गलत हो गया। वांछित जीन का संवाहक द्वारा विस्तारण, ये भी गलत हो गया। ये तीनों ही अलग अलग काम करते हैं, केवल पीसीआर विस्तारण या एम्प्लीफिकेशन करता है। तो आंसर आपका ए आना चाहिए। निम्न में से कौन सा युग्म बेसिडियोमाइसिटिस के उदाहरण है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन देख के याद करना है कि बेसिडियोमाइसिटिस का कौन कौन है। तो इसमें सी, उस्टिलेगो और एगेरिकस, उस्टिलेगो और एगेरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथनों वाले समुच्चय को पहचानिए। सरसों में चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाए जाते हैं, चलो ये तो ठीक है। ब्रैसिकेसी के सदस्यों में जायंग द्विअंडपी और संयुक्त अंडपी, बाई कार्पेलरी और सिंकार्पस, ये भी सही है। पाइसम सटाइवम के बाह्य दलों में कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास पाया जाता है। अब ये वाली बात कहना चाह रहा है वो कि कौन कौन सी चीज, पाइसम सटाइवम के बाह्य दल मतलब कि कैलिक्स की बात कर रहा है, तो कैलिक्स में तो कोर स्पर्शी होता है, तो ये बात भी सही हो गई। फेबेसी के सदस्यों में कील केवल पुंकेसरों को आवृत किए रहता है, ये बात गलत हो गई, इसके अंदर तो जायांग भी आ जाएगा। तो पाइसम सटाइवम पेपिलेनियसिस दल पुंज और द्विसंघी पुंकेसर पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो आपका आंसर होना चाहिए ए, बी, सी तथा ई। नेक्स्ट, फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। अब इस मैच द फॉलोइंग में हमको सीधा सीधा दिख रहा है पेरीगाइनस फ्लावर का तो आ गया आड़ू, है ना। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन डायएंथस में होता है मुक्त स्तंभी बीजांडन्यास, ठीक है। तो इससे दो से होता है क्या काम, सी का 4 और डी का 1, सी का 4 डी का 1, ये रहा। तो ए का 2 हो गया, हाँ, ये 2+4 चतुर्दीर्घी अवस्था ब्रैसिकेसी फैमिली में पाई जाती है, और ये डाइएडल्फस द्विसंघी पुंकेसर फेबेसी का लक्षण है। तो ये हो गया आपका आंसर, सी का 4 डी का 1, यही है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, श्वसनीय पदार्थों को उनसे संबंधित आरक्यू से सुमेलित कीजिए। तो देखो भाई, श्वसनीय पदार्थ में कार्बनिक अम्ल जो होते हैं इनका श्वसनीय गुणांक 1 से अधिक होता है, तो 1 से अधिक वाला एक ही ऑप्शन है, इसके आधार पे यही आंसर आ जाना चाहिए। फैट का 1 से कम होता है और सक्यूलेंट या मांसल पादप 0 होते हैं। ये एनसीईआरटी में हालांकि नहीं है, पर सक्यूलेंट प्लांट्स की जानकारी भी बच्चों को होनी चाहिए। न्यूक्लियोसोम में क्रोमेटिन मोतियों के माला जैसी संरचना के रूप में दिखाई देता है, ये बात तो सही है। न्यूक्लियोसोम कण में क्रोमेटिन मोतियों की माला की संरचना के समान दिखाई देता है, ठीक है। कैसे दिखाई देता है, हमको इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। तो ये सारे क्या हैं, न्यूक्लियोसोम कण हैं, ठीक है।
ये सारे न्यूक्लियोसोम कण हैं। क्रोमेटिन का और अधिक स्तर पर पैकेजिंग या कुंडलन करने के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ लिखा है नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। आंसर बी आना चाहिए। हाँ भाई, कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। अच्छा, खीरों में मादा पुष्प को बढ़ाता है, ठीक है। सारे ऑप्शन दिए गए कथनों में से इथाइलिन से संदर्भ में कौन सा सही है? तो इथाइलिन के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सी चीजें इथाइलिन? मूल वृद्धि तथा मूल रोमों के बनने को प्रोत्साहित करता है, खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है ना। बोल्टिंग को बढ़ाता है, तो बोल्टिंग ये नहीं बढ़ाता है। रंध्र बंद होने को प्रेरित करता है, ये एब्सिसिक एसिड करता है ना। अनानास में फल समकालिकता में सहायता करता है, हाँ भाई ये इथिलीन का काम है। ए, बी तथा ई, ऑप्शन आ गया सी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बस भैया ये तो इतना देख के ही समझ में आ जाता है कि ये आंसर है। क्लाइनफेल्टर में 47 गुणसूत्र, ठीक है। हाँ, प्रारूपिक आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के परिपक्व मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब ये भ्रूण कोश की बात कर रहा है और उससे संबंधित कैसे कथन छांटने हैं? असत्य कथन छांटने हैं। परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के ध्रुवीय केंद्रक बड़ी केंद्रीय कोशिका में अंड उपकरण के नीचे स्थित होता है। तो आपको मैं इसका डायग्राम याद दिला दूं थोड़ा सा। यहाँ पर सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिका, फिर ये केंद्रीय कोशिका में दो सहायक, दो ध्रुवीय केंद्रक, और इधर आ जाएंगे आपके प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, तो इसके नीचे ये स्थित होता है। बात सही है। परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय 8 केंद्र की, सही। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। अंड उपकरण के एक अंड उपकरण और 2 सहायक कोशिकाओं का बना होता है जो अंड उपकरण, ठीक है। परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश 4 कोशिकीय 4 केंद्र, गलत है। तो यही असत्य कथन है, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट। अच्छा, mRNA का चित्र दे दिया है और इसके बारे में बताया है। प्रकूट ए, इसका पूर्ण रूप से एक पॉलीपेप्टाइड में अनुरूपण हो सकता है, ठीक है। तो कौन से प्रकूट ए और बी के समतुल्य हो सकते हैं, मतलब ए पर कौन सा प्रकूट आएगा, बी पर कौन सा आएगा, ये पूछा है। तो ए शुरुआत में है तो हम जानते हैं यहाँ पर प्रारंभक प्रकूट आना चाहिए। प्रारंभन प्रकूट होता है AUG या फिर कुछ कुछ अवस्थाओं में GUG। तो ए में ऑप्शन AUG GUG एक ही जगह दे रखा है, ये आंसर है। बी समापन करेगा, समापक कोडोन आना चाहिए, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट। इंसुलिन के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करें, है ना। विकल्पों में से उचित उत्तर, ठीक है भाई। ए और बी पेप्टाइड प्राक इंसुलिन में होते हैं, चलो ये तो सही है। सी पेप्टाइड प्राक इंसुलिन में होता है, ये भी सही है। हम जानते हैं कि प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड तो होता है, मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता। इंसुलिन में ए तथा बी श्रृंखला आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है, ये भी सही है। आरडीएनए तकनीक में इंसुलिन की ए तथा बी श्रृंखलाओं को एक ही कोलाई में उत्पादन किया जाता है, ये गलत है। अलग अलग कल्चर थे उनके, तो ए बी सी सही कॉम्बिनेशन आएगा, ये सी आंसर हो गया। नेक्स्ट। शब्द सक्षम से आशय है, कॉम्पिटेंट से आशय है। भाई कॉम्पिटेंट हम उन बैक्टीरियल सेल्स को कहते हैं जिनके अंदर डीएनए जा पाए। जो बाहरी प्लाज्मिड डीएनए हम डालते हैं धनायन से, द्विआवेशित धनायन जैसे कि डाइवेलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम या मैग्नीशियम का प्रयोग करके, है ना। कोशिकाओं के मध्य प्रतियोगिता बढ़ाना सक्षम का मतलब नहीं है। कोशिका को डीएनए के लिए अपारगम्य, ये भी गलत हो गया। कोशिका भित्ति में उपस्थित छिद्र, वेरी गुड, से डीएनए के प्रवेश होने की दक्षता को बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है ये वाली। आंसर यही होना चाहिए। द्विसंयोजी धनायन के लिए कोशिकाओं को पारगम्य, नहीं ये नहीं, आंसर होना चाहिए सी। कथन कारण। लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल, मतलब जो रियल ग्रोथ सिनेरियो होता है जिसमें कि वास्तविक ग्रोथ दर्शाई जाती है,
को चरघातांकी मॉडल की तुलना में अत्यधिक अधिक यथार्थपूर्ण रियल माना जाता है। तो ये तो कथन सत्य है। अधिकांश समष्टियों में वृद्धि के लिए संसाधन परिमित हैं, लिमिटेड हैं और देर सबेर सीमित होने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कथन और कारण है तो दोनों ही सत्य, पर क्या ये व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखना होता है ना। भाई लॉजिस्टिक मॉडल रियल क्यों है? हम जानते हैं क्यों है रियल, क्योंकि रियल कंडीशन में कहीं भी आइडियल कंडीशन नहीं आती है। जैसे कि संसाधन असीमित हो उसको हम आदर्श वृद्धि मानते हैं, वहां चरघातांकी वृद्धि होती है। पर वास्तविक परिस्थितियों में कभी भी संसाधन असीमित नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा यथार्थपूर्ण होती है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है ये, तो इसमें आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट, एल्कोहलिक किण्वन की बात कर रहा है। एनएडी किस दौरान बनते हैं? तो एल्कोहलिक किण्वन में आप याद कीजिए कि CH3COOCOH ये था आपका पाइरुविक एसिड, इससे बन जाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से आगे चल के बनता है एल्कोहल। तो एल्डिहाइड का हुआ है अपघटन, हाइड्रोजन यहां पर दिया गया है और इससे बन गया है इथेनॉल। तो इसका अपचयन होके ये बन रहा है। इथेनॉल कब बनता है? NAD प्लस किस दौरान बनते हैं? तो एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल का अपचयन। तो जहां अपचयन हुआ है वहां पर NADH का प्रयोग करके इससे 2 प्रोटॉन खींचकर इसको NAD प्लस में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये स्टेप है सीधा सीधा, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, वे रसायन जो मनुष्य के संदर्भ में प्राक जीवन मतलब जीवन के सपोर्ट में है। 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती है एंटीबायोटिक। ठीक है भैया, मानव कल्याण में शायद ही कभी योगदान दिया हो, ये बात गलत है। कुछ पौधों और सभी जानवरों द्वारा उत्पादित होते हैं, ये कह नहीं सकते भैया। रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को मार सकता है या उनकी वृद्धि को धीमा कर सकता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से ये वाला स्टेटमेंट ज्यादा सही है, तो आंसर होना चाहिए डी। क्योंकि प्राक जीवन तभी होगा मनुष्य के संदर्भ में जब मनुष्य के शरीर में होने वाले उत्पन्न होने वाले रोगाणुओं को या तो मार दे या उनकी वृद्धि रोक दे। नेक्स्ट, बाह्य स्थानीय संरक्षण ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन का मतलब क्या है? संकटोपन्न जंतु और पादपों का संरक्षण, यही होना चाहिए आंसर। केवल विलुप्त प्रजाति नहीं, विलुप्त हो चुकी है तो भैया कैसे कर लोगे संरक्षण? समस्त पारितंत्र को बचाना, तो फिर बाह्य स्थानीय क्यों करते अगर समस्त पारितंत्र को बचाना होता तो? उच्च श्रेणी की स्थानिकता वाले क्षेत्र को नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो आंसर होना चाहिए ए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मीथेनोजन, ये सब आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया नहीं है। आद्य जीवाणु की कोशिका भित्ति की रासायनिक संगठन यू बैक्टीरिया के समान स्पेशल होती है, अलग होती है, ये भी नहीं होगा। एस्कोमाइसिटीज को सामान्यतः सैक फंजाई या थैली फंजाई कहते हैं, ये सही है। एस्कोमाइसिटीज में कवक जाल शाखित तथा अपटी है। तो आंसर हो गया 112 में सी। नेक्स्ट, 5 जगत वाली वर्गीकरण व्यवस्था में वह जगत कौन सा है जिसमें नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरक जीवाणु और मीथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया शामिल हैं? ये तीनों तो मोनेरा में पढ़े थे हमने, तो इसका आंसर हो गया मोनेरा। गलत कथनों को चुनिए। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में निवास कर रहे पादप प्रजातियों पर निर्भर करती है। प्राथमिक उत्पादकता की बात हो रही है, अगर एक क्षेत्र की बात हो रही है तो वहां पर जो पादप प्रजातियां हैं उन्हीं पे निर्भर करेगी। तो ये तो कथन सही है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता, टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है, ये भी सही है। प्रकाश महासागरों की निम्न उत्पादकता का एक कारण है। हाँ, पानी के अंदर लाइट प्रवेश करना थोड़ा सा मुश्किल होते जाता है जैसे जैसे गहराई बढ़ती है। सतह पर तो प्रकाश मिल पाता है, सतह से नीचे जाते जाते
जो लाइट पार्टिकल बेंड हो सकते हैं, जो लाइट रेज बेंड हो सकती है, वो ज्यादा गहराई तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो ये भी सही है। महासागरों की वार्षिक कुल उत्पादकता सतह के उत्पादकता का 70% नहीं, ये गलत है। सतह पर उत्पादकता इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर CO2 और गैस एक्सचेंज करना ज्यादा आसान है, CO2 मिलना ज्यादा आसान है। तो स्थल की उत्पादकता ज्यादा होती है, सागर की कम होती है। तो ये आंसर सही होना चाहिए, डी, है ना। जाति विविधता, स्पीशीज रिचनेस का महत्व समझाने के लिए, पारितंत्र में महत्व को समझाने के लिए रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया? तो ये तो पॉल एहरलिच ने दिया था। अब ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है क्या? तो उसमें ये बताया जाता है कि मान लिया जाए कि एक हवाई जहाज है, उस हवाई जहाज के अंदर बहुत सारे उपकरण लगे हैं, बहुत सारे नट बोल्ट लगे हैं। पहली बार किसी ने कोई नट बोल्ट निकाला, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, दूसरी बार निकाला, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण घटक आप उस पारितंत्र में से खींच लेते हो। मान लिया जाए कि ये एयरप्लेन और इसमें बैठे लोग, इसमें लगी मशीनें, ये सब क्या है, एक पारितंत्र को दिखा रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक जंगल की बात करें हम, या एक बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम की बात करें हम, वहां पर एक प्रजाति छोटी सी नष्ट हुई, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, दूसरी प्रजाति नष्ट हुई, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन किसी दिन कोई ऐसी प्रजाति विलुप्त हो गई जो कि उस पारितंत्र का महत्वपूर्ण घटक थी, तो पूरा पारितंत्र एक साथ व्यवस्था उसकी चरमरा जाएगी। इसी को कहा गया था रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस, जो कि दिया था पॉल एहरलिच ने। फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। जीन गन क्या है? जीन गन क्या है? तो जीन गन हम सोना टंगस्टन के कणों पे लेपित करते हैं डीएनए और भेज देते हैं। तो ए का 3, एक ही ऑप्शन में इसी से काम हो गया, ये रहा। बाकी भी देख लो। बी का सेकंड माइक्रो इंजेक्शन, जीन ट्रांसफर एनिमल सेल में। सी का फर्स्ट लाइपोसोम यानी लिपिड का थैला, वेक्टर यानी PBR 322। हाँ भाई, डीएनए अणु के दोनों रज्जुकों को पृथक किया गया, मतलब एक रज्जु दूसरा रज्जु, 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, उनमें से एक का ATGC अनुपात 0.8 पाया गया। मान लेते हैं कि इसका AT A+T/G+C का अनुपात है 0.8। तो दूसरे रज्जुक का क्या होगा भाई? जब संपूरकता का सिद्धांत पालन किया जा रहा है, तो जितने यहाँ A होंगे उतने यहाँ T होंगे, जितने यहाँ A होंगे उतने यहाँ T होंगे, जितने यहाँ G होंगे उतने यहाँ C, और जितने यहाँ G उतने ही यहाँ C होंगे। तो मतलब इसका भी अनुपात वही होना चाहिए, 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्ध्वाधर स्तर, सबसे ज्यादा वर्टिकल स्ट्रेटा कहाँ पाए जाते हैं? तो हमें जंगल में देखने को मिलते हैं, जहां पे सबसे बड़े, तो अगर हम देखें तो सबसे बड़े वृक्ष, फिर छोटे वृक्ष, फिर झाड़ियां, फिर शाख, फिर घास। तो ये सबसे ज्यादा यहीं पे पाए जाते हैं। इसी को स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरता कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहां पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। हाँ भाई, तंबाकू का एक पौधा जो एक लक्षण के लिए विषम युग्मजी है, एक लक्षण के लिए विषम युग्मजी, मान लो अपन ये लक्षण ले लेते हैं। ठीक है, में 100 परागण किया गया, ठीक है, और 1200 बीज अंकुरित हुए। चलो भाई, अब इसका पहले तो परागण करा लो, दोनों से ही 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। ठीक है, तो इसमें हेटेरोजाइगस 2 डब्बे में है और 1 डब्बे में ये रहा। ठीक है, अब इसमें 1 2 1 अनुपात ये रहा। कुल संततियां कितनी है? 1200। मतलब ये 4 डब्बे को अगर अपन 100% मान रहे हैं, तो एक डब्बे की वैल्यू हुई 1200/4, 300। मतलब 300 ये मिले, अगर 300 ये मिले तो 300 के 2 गुने ये मिले, और फिर ये भी 300 मिले, हो गया टोटल 1200। इस हिसाब से आंसर आ गया 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है भैया, जब एक प्ररोह शीर्ष पुष्प में परिवर्तित होता है तब वह अकेला या एकल होता है। आंसर सी। नेक्स्ट,
सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड, ठीक बात है, जो आयोडीन के साथ नीला रंग उत्पन्न नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है इसका? क्योंकि सेल्यूलोज के अंदर ऐसे कक्ष नहीं होते या ऐसे स्थल नहीं होते जहां वो आयोडीन से जुड़ सके, जैसे कि हमको स्टार्च में देखने को मिलते हैं। सेल्यूलोज अशाखित संरचना होती है और जटिल कुंडलित संरचना नहीं बनाता, सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनाता, जिस कारण आयोडीन उसको मजबूती से पकड़ नहीं पाएगी। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी है। आंसर हो गया बी। एमआरएनए के अंतिम सिरे से कुछ न्यूक्लियोटाइडों को हटा देने से अब वह 100 अमीनो अम्लों की जगह 99 अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है। बहुत सही। मतलब पहले 100 अमीनो अम्ल थे, अब 99 अमीनो अम्ल हो गए। मतलब जैसे अगर यहां से AUG ये चालू हुआ, ये पहला कोडोन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करके ये 100th कोडोन था। 100th कोडोन मान लेते हैं हम कि फिर से AUG रहा हो, चलो ठीक है। अब उसके बाद कुछ हटा दिए गए। क्या हटा दिए गए? न्यूक्लियोटाइड। तो अब वो 99 अम्ल के लिए कोड करता है। एक अमीनो अम्ल के नुकसान के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड का हटना उत्तरदायी हो सकता है? मतलब पूछा जा रहा है कि कितने न्यूक्लियोटाइड हटाओगे तो 100 की जगह 99 अमीनो अम्ल कोडित करेगा। भाई जाहिर सी बात है, किसी भी कोडोन के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड जरूरी है। 3 में से एक भी हटा या 2 भी हटा या तीसरा भी हटा, तीनों हट गए तो भी वो 99 अमीनो अम्ल ही कोडित करेगा। तो आइए देखें ऑप्शन में क्या क्या है। 1 सही, 2 सही, अरे यार ये कैसे हो रहा है, 3 सही और कोई नहीं। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक रही हो। इसको ऐसा ले लेते हैं अपन कि तीनों में से कोई, उपरोक्त तीनों में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि तीनों ही हटने पर एक एक हटे तो भी, 2 हटे तो भी और तीसरा हटे तो भी, तो ऐसे केस में अपन इसको आंसर मानते हैं और यहाँ पर ये होगा ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनना है। 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले प्रिकली पियर कैक्टस ने लाखों हेक्टेयर की भूमि पर फैलकर स्थिति को भयावह बना दिया है। ये कहानी सही है, पारितंत्र चैप्टर से आती है, ठीक है सॉरी समष्टि वाले चैप्टर से। अब जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में बाहरी प्रजातियां, बिल्कुल ठीक, प्रविष्ट होती हैं तो वे आक्रामक हो जाती हैं तथा तेजी से फैलने लगती है। तो यहां तक की बात तो सही है, क्योंकि कारण भी दिया है, इनके आक्रमण से प्रभावित भूमि में इनके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते। वेरी गुड, बिल्कुल सही कारण दिया है और व्याख्या भी है। तो दोनों सही है और कथन की व्याख्या है, कथन की व्याख्या है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और उस विकल्प को चुनें जिसमें सभी कथन सही हो। जो कारक फैक्टर प्रोटीन की तृतीयक संरचना को परिवर्तित करते हैं वे एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एंजाइम सामान्यतः तापक्रम और पीएच के लघु परिसर में काम करते हैं, ज्यादा रेंज नहीं होती, कम होती है, सही बात है। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करता है। हाँ, क्योंकि जब रूम टेम्परेचर पे लाओगे तो एंजाइम फिर से सक्रिय हो जाता है और सुरक्षित रहता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, सही बात है। जब संदमक अपनी आणविक संरचना मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्रियाधार से काफी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है तो इसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कहते हैं।
ये भी बात सही है, मतलब सारे सही। हाँ है ऑप्शन, ये रहा। हाँ भाई, G0 सही कथनों को पहचानना है। G0 अवस्था में या G0 अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से असक्रिय, तो ये सक्रिय होनी चाहिए थी, तो ये, और लेकिन यह विभाजित नहीं होती, तो ये कथन गलत है। जीवन प्रावस्था समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच के अंतराल को प्रदर्शित करता है, सही बात है। G1 के पहले आप क्या लिखेंगे, M, फिर G1 के बाद S, G2 M। तो G1 किसके किसके बीच में है, समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच में है। M प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन से होता है और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ होता है। पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, तो सही बात है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। प्राणी कोशिका में एस प्रावस्था के दौरान तारक केंद्र मतलब सेंट्रियोल का केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रतिकृतिकरण होने लगता है, जबकि हम जानते हैं ये कोशिका द्रव्य में होता है, केंद्रक द्रव्य में नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और हमको पहचानने थे सही, जो कि होंगे बी तथा सी। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, ईटीएस में संश्लेषित होने वाले एटीपी अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करती है, सही बात है। NADH प्लस H प्लस के एक अणु से के ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणु, अरे भैया ये तो बहुत आसान सवाल, 3 एटीपी। निम्न में से कौन सा एक एनाकार्डियेसी से संबंधित है, तो एनाकार्डियेसी का तो आपको याद होगा पहले चैप्टर का कि आंसर आम है, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, इको R1 अच्छा एंजाइम संबंधित है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 के नामकरण के सापेक्ष मिलाइए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इको R1 में हम जानते हैं कि E स्टैंड्स फॉर एस्केरिचिया, ये क्या है, तो बोले जीनस यानी कि वंश, कोलाई कोलाई सीओ, ये क्या है, स्पीशीज यानी कि जाति, आर क्या है तो प्रभेद, और वन क्या है तो संख्या या क्रम, ठीक है। तो ई क्या है, जीनस का नाम, को क्या है, जाति का नाम, आर क्या है, प्रभेद का नाम, आई क्या है, फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ए का 2, बी का 3, सी का 4, ए का 2 एक ही में है यार, इतना ही हो गया आंसर तो खत्म। चलो नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन से कथनों वाले विकल्प सत्य हैं, सत्य वाले कथनों का विकल्प चुनना है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि मेगास्पोर मदर सेल बीजांड काय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है, ठीक है, सही है। परागकण अंकुरित होते हैं और पराग नलिका नर युग्मक सीधे स्त्रीधानियों में मुक्त करती है, स्त्रीधानी में मुक्त करती है, बिल्कुल ठीक बात है। परागकण अंकुरित होते हैं, हाँ ठीक है। जिम्नोस्पर्म में नर युग्मक सामान्यतः चल होते हैं, चल नहीं भैया अचल होते हैं, तभी तो हवा से परागण वायु परागण होता है, तो ये गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म में बीजांड स्त्रीधानी युक्त होते हैं, तो ये तो सही बात लग रही है, ए बी और डी, ए बी डी वाला ऑप्शन ये रहा, है ना। नेक्स्ट, पुंकेसर एक संघी होते हैं, एक संघी मतलब मोनोएडेल्फस, मोनोएडेल्फस आते हैं गुड़हल में, गॉसिपियम में, बी और सी, पहला ही ऑप्शन सही है। ई कोलाई में, एक ई कोलाई में 4.6 इंटू 10 की पावर 6 क्षार युग्म उपस्थित है, तो उस ई कोलाई में न्यूक्लियोसोम होंगे। ये गूगली वाला क्वेश्चन है बच्चों, न्यूक्लियोसोम यूकैरियोट में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर हो गया 0। मनुष्य पर जूं पैरासाइट, कुत्तों पर चीचड़ी पैरासाइट, हेज पादपों पर अमरबेल पैरासाइट, लाइकेन सिम्बायोटिक, कवकमूल सिम्बायोटिक, लेग्यूम पादपों में राइजोबियम सिम्बायोटिक। तो आपको 3 एग्जांपल पैरासाइटिज्म के दिए हैं और 3
सजीविता के दिए हैं। पूछा क्या है, इनमें से कितने परजीविता के उदाहरण हैं? 3। हाँ भाई, निम्न में से कौन सा एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जो प्रतिबंधन एंजाइम EcoR1 को पहचानता है? EcoR1 का तो यही है, ये तो हमको बचपन से पता है। नेक्स्ट, प्लाज्मिड PBR 322 में जो जीन टेट आर है, ये क्या करती है? टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध दर्शाता है। ठीक है, इसके अंदर होता है BAM-H1 का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कटिंग साइट, प्रतिबंधन एंजाइम है। यदि इस एंजाइम को बीटा गैलेक्टोसाइडेज उत्पादन की जीन के निवेशन के लिए उपयोग किया, देखो समझो बात को, ये आपके पास प्लाज्मिड है, यहां पर टेट आर वाली जीन है, ठीक है, इसके बीच में कहीं पर BAM-H1 एंजाइम का साइट है। तो अगर आप इसको काट करके यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन निवेश कर दोगे, तो इस जीन का जो अनुक्रम था, वास्तविक अनुक्रम, वो अब परिवर्तित हो गया है। जीन अनुक्रम परिवर्तित होने के कारण जीन का क्षार अनुक्रम परिवर्तित होने के कारण उसका mRNA अनुक्रम भी परिवर्तित होगा, कोडोन परिवर्तित होंगे, और उससे हो सकता है कि एंजाइम ना बने, जिसके कारण टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोध हो रहा था। ठीक है, तो इसमें टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध खत्म हो जाएगा अगर कोशिका के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का निवेशन किया गया इस स्थल पे। तब पुनर्योगज प्लाज्मिड बना लिया और उसको इकोलाई में प्रवेश किया, तब क्या होगा? पोषी कोशिका टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध नहीं दर्शा पाएगी। सही बात है। रूपांतरित कोशिकाओं में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध की क्षमता होगी नहीं। रूपांतरित कोशिका में बीटा गैलेक्टोसाइडेज का उत्पादन नहीं होगा, जबकि होना चाहिए, गलत हो गया। पोषी कोशिका एम्पिसिलिन प्रतिरोध, इसका एम्पिसिलिन से कोई लेना देना नहीं, कथन गलत है। तो एकमात्र कथन सही जो है वो है ए। हाँ भाई, मैच द फॉलोइंग। तो ए हमको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? ए हमको दिख रहा है रंध्र छिद्र, ये पोर्शन क्या है? रंध्र छिद्र है। बी क्या है? ये सहायक कोशिकाएं हैं। और सी क्या है? आसपास नहीं, द्वार कोशिकाएं, और सी सहायक कोशिकाएं। रंध्र छिद्र 3 में है, चलो ये भी सही, ये भी सही, ये भी। फिर सहायक कोशिकाएं गलत, 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 गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं सही। तो ये आंसर सही होना चाहिए, आंसर नंबर डी। हो गया लगता है, हाँ। तो बच्चों, मजा आया आप लोगों के साथ पेपर डिस्कस करके। मिलते हैं लास्ट FLT के सॉल्यूशंस के साथ, FLT नंबर 8 के। और इसी के साथ हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। अच्छे से करते रहो तैयारी, सबका नीट निकले, कोशिश है हमारी। थैंक यू।